Hello, dear students. Good morning, all of you. Again, I present here to the topic of synthesis, which I have read earlier classes in beginning, but today I start a new point as a past participle. मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और इसे सार्थक गुजार रहे होंगे। तो आइए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सिंथेसिस के कुछ टॉपिक के बारे में समझाया था, जिसमें सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस किन किन टॉपिक्स में पढ़ते हैं, इसके बेसिक रूल्स क्या क्या हैं, इन सारी टॉपिक के बारे में हमने जानकारी आपको दी थी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, जिसमें हमने बेसिक से लेकर के प्रेजेंट पार्टिसिपल तक की जानकारी दी थी और उस पर कुछ एक्सरसाइज भी बताया था आपको। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पास्ट पार्टिसिपल की तरफ चलेंगे। कल मैंने इसका भी परिचय आपको दिया था कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। मैंने बताया था कल कि पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ये अपने सेंटेंस या टेंस के या सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट से मुक्त होता है। पास्ट पार्टिसिपल जो इन्हीं में से एक है, यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जैसा कि यहां स्पष्ट लिखा गया है वी प्लस थर्ड, यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जैसा कि क्रम है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। मैंने कल आपको बताया था कि पार्टिसिपल सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं। Past participle represent a complete action or state or thing spoken of. Past participle represents a complete action or state or things spoken of. यानी इसमें किसी घटना को कंप्लीट दिखाया जाता है, पूरा दिखाया जाता है। यह पूर्ण कार्य का बोध कराता है, जैसा कि कोई कार्य पूर्ण हो गया है उसका बोध कराता है। अब बात यह है कि हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे कहाँ। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं, मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन दिया है, उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में किसी दूसरे सेंटेंस में कुछ और बात बताई जा रही है। तो जो बात किसी दूसरे सेंटेंस में बताई जा रही है, उस दूसरे सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन के लिए स्पेशल वर्ड यूज होते हैं, उन्हीं वर्ड्स को चुनते हैं और जिस नाउन या प्रोनाउन की वो विशेषता बता रहे होते हैं, जिसे वो क्वालिफाई करते होते हैं, उन्हीं के पहले उठा करके रख देते हैं। शेष अनावश्यक शब्दों को हम निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं और इस प्रकार से वो भी एक अपना कंप्लीट अर्थ देगा। वहीं पर हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, जैसा कि एग्जांपल से आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, आई फाउंड माई पर्स, आई फाउंड माई शर्ट, सॉरी आई फाउंड माई शर्ट, द शर्ट वाज लॉस्ट, I found my shirt, the shirt was lost. I found में पाया my shirt, अपना शर्ट, the shirt was lost, शर्ट क्या था, खो गया था। मैं अपना शर्ट पाया, शर्ट खो गया था। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कल भी आपको बताया गया था कि सिंपल सेंटेंस चाहे जितना लंबा हो, उसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आई फाउंड माई शर्ट, आई एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे है द शर्ट वाज लॉस्ट, यहाँ एक अलग सब्जेक्ट है और यहाँ पर एक अलग सब्जेक्ट है। ये देखना है, आई फाउंड माई शर्ट, मैंने अपना शर्ट पाया, द शर्ट वाज लॉस्ट, यानी इस सेंटेंस में एक बार शर्ट को मेंशन किया गया है, दिखाया गया है, इसलिए दोबारा इस शर्ट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों सेंटेंस को हम ज्वाइन करने वाले हैं। तो ज्वाइन करते समय हमें ध्यान रखना है कि कोई एक शब्द रिपीटेड ना हो, दो बार ना आए। तो द शर्ट को हम कट कर सकते हैं। आई फाउंड, मैंने पाया, यानी आई सब्जेक्ट है और फाउंड क्या है, ये आपका फाइनाइट वर्ब है। तो यहां पर भी एक वर्ब है वाज, इसका मतलब कि अगर दोनों सेंटेंस को हम सेम करते हैं तो इसमें से एक सब्जेक्ट, एक वर्ब को भी हटाना पड़ेगा। मैंने वाज को भी हटाया। अब बचा क्या, लास्ट। लास्ट मतलब खो जाना, खो गया। ये लास्ट शब्द किसको क्वालिफाई कर रहा है, हमें ये देखना है। यानी लास्ट शब्द शर्ट के बारे में कुछ बता रहा है, क्योंकि शर्ट एक नाउन है। ये लास्ट शब्द शर्ट के बारे में बता रहा है, तो यहां पर शर्ट के पहले इस लास्ट शब्द को हम रख देंगे और इस प्रकार से बनेगा क्या, आई फाउंड
माई लास्ट शर्ट, आई फाउंड माई लास्ट शर्ट। अर्थात ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म था ये शर्ट को क्वालिफाई कर रहा था, इससे पहले उठा करके हमने इसे रख दिया। इस प्रकार ये बना आई फाउंड माई लास्ट शर्ट, मैंने अपना खोया हुआ शर्ट पाया। अभी क्या था, मैंने अपना शर्ट पाया, शर्ट खो गया था। अब यहाँ था रहा है कि मैंने अपना खोया हुआ शर्ट पाया, अर्थात खोया हुआ का जो सेंस है ये लास्ट शब्द दे रहा है। जो शर्ट की एक नाउन है, इस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये प्रेडिकेटिव यूज है, यानी जो किसी नाउन के पहले यूज हो वो प्रेडिकेटिव होता है। आई सॉ, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई सॉ अ डेड मैन, ही वाज कवर्ड विथ व्हाइट क्लॉथ्स। आई सॉ अ डेड मैन, मैंने एक डेड मैन को देखा, मरे हुए व्यक्ति को देखा। ही वाज कवर्ड विथ व्हाइट क्लॉथ्स, वह सफेद कपड़ों से ढका हुआ था। आई सॉ अ डेड मैन। अब यहाँ पर फिर देखिए, आई आपका सब्जेक्ट है, सा एक फाइनाइट वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और आया है, इसलिए ही यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर है कि आई सॉ अ डेड मैन, मैंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। ही वाज कवर्ड, तो कौन ढका हुआ था? डेड मैन। डेड मैन के लिए यूज हुआ है ही, तो रिपीटिंग नहीं करेंगे हम, डेड मैन लगाएंगे इसलिए ही कट कर देंगे। फिर वही सेंस यहाँ देखिए, सा एक फाइनाइट वर्ब है, तो दूसरा फाइनाइट वर्ब लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब कवर्ड जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कवर्ड विथ व्हाइट क्लॉथ्स ये एक प्रकार का फ्रेज है, ये फ्रेज है और ये पूरा का पूरा फ्रेज क्या, कवर्ड विथ व्हाइट क्लॉथ्स, सफेद कपड़ों से ढका हुआ था, ये पूरा का पूरा फ्रेज डेड मैन के लिए उपयोग हो रहा है। अर्थात इसे हम डेड मैन के पहले या डेड मैन के बाद रख सकते हैं। अर्थात ये बना आई सॉ ए डेड मैन कवर्ड, आई सॉ ए डेड मैन कवर्ड विथ व्हाइट क्लॉथ्स। आई सॉ ए डेड मैन कवर्ड विथ व्हाइट क्लॉथ्स, मैंने एक डेड मैन को देखा जो व्हाइट क्लॉथ से कवर्ड था, व्हाइट क्लॉथ से ढका हुआ था। अब यहाँ पे कवर्ड विथ व्हाइट क्लॉथ जो है ये एक प्रकार का मैन यानी कि नाउन के बाद एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में उपयोग किया गया है, कवर्ड विथ व्हाइट क्लॉथ। तो यहाँ पर भी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कि इस मैन यानी नाउन के बारे में कुछ बता रहा था, तो ये भी आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा। तीसरा एक सेंटेंस और देखते हैं। हिज फादर इज अ टीचर, उसके पिता एक अध्यापक हैं। ही इज रिटायर्ड, वो रिटायर्ड है। उसके पिता एक अध्यापक हैं। ही इज रिटायर्ड, वो रिटायर्ड है मतलब वह अवकाश प्राप्त है। तो यहाँ पे हिज फादर उसके पिता, इज अ टीचर एक अध्यापक है, फिर आया ही शब्द आया है। देखिए दूसरे सेंटेंस में दूसरा सब्जेक्ट जो कि हिज फादर के लिए ही यूज हो रहा है ही, तो इसका मतलब कि अगर सेंटेंस को हम लिखते हैं हिज फादर एक बार लिखेंगे तो दोबारा हम इसे रिपीट नहीं करेंगे, जो कि प्रोनाउन इस नाउन के लिए यूज हुआ है ही, हट जाएगा। फिर यहाँ पे एक वर्ब के रूप में आया है और यहाँ भी इज आया है, तो दो दो वर्ब हम लिखेंगे नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या है? रिटायर्ड। हमें ये ध्यान देना होता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में जिस सेंटेंस में दिया रहा होता है उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को हम हटाते हैं ज्यादातर। हिज फादर इज अ टीचर, उसके पिता एक अध्यापक हैं। ही इज रिटायर्ड, तो हमने ही इज को कैंसिल कर दिया। अब एक शब्द है रिटायर्ड जो रिटायर से बना हुआ है, रिटायर्ड का थर्ड फॉर्म है। तो ये रिटायर्ड कौन रिटायर्ड है? रिटायर्ड है उसके पिताजी, रिटायर्ड है उसके पिताजी, हिज फादर। और रिटायर्ड हिज फादर नहीं है बल्कि रिटायर्ड जो शब्द है हिज फादर के बारे में बताते हुए एक टीचर की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, एक टीचर की क्वालिटी को बता रहा है। इसलिए हम रिटायर्ड का प्रयोग हिज फादर ना के पहले ना करके बल्कि अ टीचर के पहले कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सेंटेंस जो बनेगा हिज फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, हिज फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, उसके पिता एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हैं। जहां पे था हिज फादर इज ए टीचर, उसके पिता एक अध्यापक हैं। ही इज रिटायर्ड, वो रिटायर्ड है। और इसी को आपने पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाया, हिज फादर इज अ रिटायर्ड
टीचर, उसके पिता एक अवकाश प्राप्त अध्यापक, अर्थात टीचर से पहले इसकी विशेषता जो बताई जा रही है रिटायर्ड शब्द से, इसे हमने लगाया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अर्थात यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग कर रहा है। अर्थात आप उम्मीद है कि आपको पास्ट पार्टिसिपल समझ में आया होगा, और भी आपकी बुक में एग्जाम्पल है, आप उससे देख करके इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए, और अगर कुछ समस्या हो, कुछ समझ में आए तो आप कमेंट में बताइए। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल देख लिया, इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल देखते हैं कि ये बनता कैसे है, इसका प्रयोग कैसे होगा। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से ये बनता है, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल बनता कैसे है, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एज कंप्लीटेड एट सम पास्ट टाइम। परफेक्ट पार्टिसिपल रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एज कंप्लीटेड एट सम पास्ट टाइम, यानी ये ऐसी घटनाओं को दिखाता है जो पहले पास्ट टाइम में घटित हो चुकी है, पास्ट टाइम में ये इंसिडेंट कंप्लीट हो चुका है, उसे परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत रखा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपने देखा था कि एक के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा था, इसमें क्विक रिएक्शन था, एक के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा था। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक काम पूरा हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो। इसमें भी ये देखना होता है कि दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है। थोड़ा सा प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस में नियरेस्ट रिलेशन दिखाई देता है, जिसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएं या परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएं। तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करते हैं जहां पर आपको क्विक रिएक्शन दिख रहा हो, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा हो। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में ये दिखता है कि एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाए, उसके बाद से दूसरा कार्य उसी सब्जेक्ट के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा हो, वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो जो काम पहले समाप्त हो रहा है, जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है, उसी के मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब के पहले हैविंग लगाएंगे और उसी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा करके उसे परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे और कामा लगा करके दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे द मदर कुक्ड द फूड, द मदर कुक्ड द फूड, शी गैव इट टू हर सन। द मदर कुक्ड द फूड, माँ ने भोजन पकाया, शी गैव इट टू हर सन, उसने भोजन अपने पुत्र को दिया। अर्थात इसमें कोई क्विक रिएक्शन नहीं दिख रहा है, जैसे कि माँ भोजन पकाते समय ही अपने पुत्र को नहीं दे रही है, भोजन पक चुका है यानी एक काम पूरा हो गया, उसके बाद उसने अपने पुत्र को भोजन दिया। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो काम पहले हो रहा है, द मदर कुक द फूड, चूंकि ये भी सिंपल सेंटेंस ही बन रहा है, इसलिए ध्यान हमेशा ये देना हमको कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब लिखेंगे हम। तो सेंटेंस को ध्यान से देखिए, द मदर कुक्ड द फूड, माँ ने भोजन पकाया, शी गैव इट टू हर सन, उसने इसे अपने पुत्र को दिया। तो द मदर एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर सी उसी द मदर के लिए यूज हुआ है, अर्थात दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को लिखेंगे हम। कुक्ड ये पहले सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब है, इसके पहले हम क्या करेंगे, हैविंग लगाएंगे। जैसा कि रूल्स में आपको बताया गया कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैविंग, हैविंग, और ये सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों होता है, हैविंग कुक्ड द फूड। अब यहाँ पे सी ना लिख करके हम द मदर को लिख दें, क्योंकि ये इंडिकेशन में सही रहेगा। हैविंग कुक्ड द फूड, द मदर गैव इट टू हर सन। Having cooked the food, the mother gave it to her son. भोजन पका देने के बाद माँ ने उसे अपने पुत्र को दिया, अर्थात यहाँ पर माँ ने भोजन पकाया, उसने अपने पुत्र को दिया, भोजन पकाने के बाद माँ ने भोजन अपने पुत्र को दिया, अर्थात यहाँ पर आपने परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया है। ठीक, और एग्जाम्पल देखिए, he failed in the examination, वह परीक्षा में फेल हो गया। he gave up studies, उसने स्टडीज बंद कर दिया, उसने पढ़ना छोड़ दिया। he failed in the examination, वो एग्जामिनेशन में फेल हुआ, अर्थात एक घटना जो है ये संपन्न हो चुकी है, पास्ट में समाप्त हो गई है।
ही गैव अप स्टडीज, उसने स्टडीज बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि फेल हो गया पूरी तरह से, एक काम हो गया तभी दूसरा कार्य परफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, जो काम पहले हो रहा है उसी के फाइनाइट वर्ड से पहले हैविंग लगाएंगे। यहाँ भी देखिए ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ही गैव अप स्टडीज, दोनों का सब्जेक्ट भी सेम है इसलिए एक ही सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे आप बनाएंगे हैविंग फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, having failed in the examination, he gave up studies, he gave up studies। अब यहाँ पे देखिए सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल फाइनाइट वर्ब है। हैविंग जो था और फेल्ड, यहाँ पे इसे हमने परफेक्ट पार्टिसिपल के थ्रू नॉन फाइनाइट बना दिया, अर्थात इसका एग्रीमेंट से कोई मतलब नहीं। हैविंग फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ही गेव अप स्टडीज। इसी प्रकार से एग्जाम्पल और समझते हैं, आई फिनिश्ड माई डिनर, आई वेंट आउट फॉर वॉक। यहाँ पे आई फिनिश्ड माई डिनर, मैंने अपना डिनर पूरा किया यानी कर लिया। आई वेंट आउट फॉर वॉक, मैं वॉक के लिए गया, मैं टहलने के लिए गया। तो यहाँ पर भी डिनर पूरा हो गया, अर्थात एक कार्य पूरी तरीके से परफॉर्म हो चुका है और उसके बाद आप दूसरे इवेंट को आप कर रहे हैं, दूसरे इवेंट को आप घटित कर रहे हैं। तो ऐसे में जो घटना पहले हो चुकी है उसी के पास आप उसी को आप परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। उम्मीद है कि आप इसे बना लेंगे। आप वीडियो रोक करके ट्राई भी कर सकते हैं कैसे बनेगा, उसके बाद आप चेक करिए। इसके पहले आप यहाँ सब्जेक्ट भी दोनों का सेम है, आई और आई। फिनिश्ड के पहले आप लगाएंगे हैविंग और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा दे रहा है, हैविंग फिनिश्ड माई डिनर कामा आई वेंट आउट फॉर वॉक। हैविंग फिनिश्ड माई डिनर आई वेंट आउट फॉर वॉक। अर्थात ये जो है आपका पहला नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। यहाँ पे आपने सिंगल सब्जेक्ट लगाया और आपने फिर सिंगल फाइनाइट वर्ब लगाया, अर्थात ये पूरा सिंपल सेंटेंस बना परफेक्ट पार्टिसिपल के थ्रू। ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे और भी एग्जाम्पल्स आप अपनी बुक से या नेट पर आप सर्च करके इसे सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, आपने इसके पहले पार्टिसिपल के जो तीनों प्रकार थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इन तीनों को आपने पढ़ा। इनके साथ साथ आपने इसके एग्जाम्पल को समझा। आइए सिंपल सेंटेंस बनाने का जो दूसरा नियम हमने बताया था, यूज ऑफ इन्फिनिटिव, इसको देखते हैं। यूज ऑफ इन्फिनिटिव, सबसे पहले जानते हैं इन्फिनिटिव है क्या। किसी भी फाइनाइट वर्ब के पहले यानी मेन वर्ब के पहले टू जोड़ने से इन्फिनिटिव बनता है। किसी भी मेन वर्ब के पहले टू जोड़ने से इन्फिनिटिव बनता है। जैसे है टू गो, टू रन, टू प्ले, टू स्लीप, जितने भी एक्शन वर्ड हैं उनके पहले अगर हम प्रीपोजिशन टू लगा देते हैं तो अभी मान लीजिए जैसे गो किसी सेंटेंस में आ रहा है तो ज़्यादातर अधिकतम 99% ये चांसेस होते हैं कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आया होगा। लेकिन अभी पे जब अकॉर्डिंग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आता है तो ये फाइनाइट होता है, लेकिन अगर इससे पहले हमने टू लगा दिया तो ये नॉन फाइनाइट हो गया, अर्थात अपूर्ण हो गया, स्वतंत्र हो गया। ये सेंटेंस में अपना अलग अलग रोल प्ले करता है। कभी पहले आता है, कहीं बीच में आ सकता है, कहीं बाद में आ सकता है, लेकिन इसका अपने सेंटेंस के अपने टेंस के एग्रीमेंट से कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे पहले एक छोटा सा व्यू हम डालते हैं इन्फिनिटिव का यूज कैसे हो रहा है, इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे हो रहा है और किन किन जगहों पर होता है, इस पर कुछ व्यूज, इस पर कुछ फोकस करते हैं। जैसे देखिए कि इन्फिनिटिव का प्रयोग कई रूपों में, इसके अलावा भी और है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कुछ है जिनको हमने आपको बताया, लिखा गया है। जैसे कि सब्जेक्ट वेवर, यानी कहाँ कहाँ हम इन्फिनिटिव को रख सकते हैं। सब्जेक्ट वेवर, ऑब्जेक्ट वेवर, कॉम्प्लीमेंट वेवर, ऑब्जेक्ट वेवर प्रीपोजिशन, केस इन अपोजिशन विद डमी इट, टू क्वालिफाई अ वर्ब टू एक्सप्रेस पर्पस, टू क्वालिफाई अ वर्ब टू एक्सप्रेस इफेक्ट, टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जहां पर हमने इन्फिनिटिव के यूज को देखा। अब समझते हैं एग्जांपल के थ्रू कि हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट वेवर,
यानी इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर भी आता है। जैसे लिखा है टू वॉक इज यूजफुल। अब यहाँ पे टू वॉक का शाब्दिक अर्थ है टहलना, अर्थात जहां पर भी इन्फिनेटिव हो जाएगा, किसी भी मेन वर्ब के पहले टू लग जाएगा तो उसका अंत में अर्थ निकालने पर नानी नहीं आएगा। जैसे टू वॉक टहलना, टू रन दौड़ना, टू प्ले खेलना, टू सिंग गाना, इस प्रकार से सबके लास्ट में ना आ रहा है। तो यहाँ पे है टू वॉक यानी टहलना, इज यूजफुल। अब देखिए इज क्या है, वर्ब है, यूजफुल मतलब उपयोगी होता है। तो यहाँ पे किसी वर्ब के पहले जो भी आता है वो सब्जेक्ट पार्ट होता है, अर्थात ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव किस रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया है। दूसरा देख लीजिए ऑब्जेक्टिव वर्ब, यानी किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं, आता है। ही लाइक्स टू रीड पोयम, ही लाइक्स वह पसंद करता है, टू रीड पोयम पढ़ना। अब ही क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक्स क्या है, फाइनाइट वर्ब है। लाइक्स अपने सेंटेंस के, अपने सब्जेक्ट के एग्रीमेंट के अनुसार आया हुआ है, क्योंकि इसमें ईएस जुड़ा हुआ है। तो ये एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन रीड भी एक वर्ब है। रीड से पहले आपने टू लगा करके इसे नॉन फाइनाइट कर दिया, अर्थात नॉन फाइनाइट का मतलब एग्रीमेंट से मुक्त कर दिया इसे आप। यहाँ पर देखिए कि लाइक्स एक वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, और लाइक्स यानी कि वर्ब के बाद जो शब्द आते हैं वो या तो ऑब्जेक्ट होते हैं या तो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ पे टू रीड जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। ही लाइक्स टू रीड पोयम, तो यहाँ पे टू रीड यानी यहाँ पे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा था और दूसरे सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। तीसरा देखिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की हिंदी होती है पूरक। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं वहां पर कभी कभी सेंटेंस को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट जानना है तो आप हाई स्कूल या 9th के ग्रामर के चैप्टर में या ग्रामर के वीडियोज में बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, हर हैबिट इज टू सिंग डेली। हर हैबिट उसकी आदत है, हर हैबिट इज उसकी आदत है, क्या है, टू सिंग। टू सिंग मतलब गाना। यहां पर ये पार्ट कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है क्योंकि इज लिंकिंग वर्ब है। जब भी कभी लिंकिंग वर्ब के बाद जो शब्द ज्यादातर आते हैं, ध्यान रखना है, लिंकिंग वर्ब यहाँ पे इज जो एक हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ये लिंक का काम कर रहा है, कड़ी का काम कर रहा है। किसके बीच में, कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट के बीच में। तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो लिंक का काम कर रहा हो इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो शब्द आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। अब कॉम्प्लीमेंट किस रूप में आया है, यानी कि इन्फिनेटिव के रूप में आया है। कहने का मतलब इन्फिनेटिव किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज हो सकता है। अगला देखिए ऑब्जेक्ट टू ऑफ प्रीपोजिशन। एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैड नो चॉइस बट टू ओबे। आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बट मतलब के सिवाय, टू ओबे यानी आज्ञा का पालन करना। जैसे कोई फोर्स है, कोई बाध्य है, उसे आज्ञा का पालन करना ही है, तो वो इस सेंटेंस में दर्शाता है कि आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, बट टू ओबे। तो बट क्या है, बट यहाँ पे कंजक्शन है, और टू ओबे जो है, टू ओबे इन्फिनेटिव के रूप में आ रहा है, अर्थात यहाँ पर इसका प्रयोग इस रूप में भी हो रहा है। अगला है केस एपोजिशन में डमी। डमी, कभी कभी इट को हम डमी सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। जैसे मौसम संबंधी घटनाओं को दिखाने के लिए, दिन को बताने के लिए, या और अन्य जगहों पर हम प्रयोग करते हैं जहां पर हमें कोई क्लियर सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, वहां पर अक्सर हम कभी कभी कुछ शर्त के हिसाब से हम इट का प्रयोग कर देते हैं, इसीलिए इट को हम डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो कभी कभी डमी सब्जेक्ट जब शुरू होता है, डमी सब्जेक्ट यानी इट से सेंटेंस प्रारंभ होते हैं, वहां पर भी इन्फिनेटिव एक रोल प्ले करता है। जैसे इट इज सिन, पाप है, टू टेल अ लाई, झूठ बोलना। इस पूरे सेंटेंस का अर्थ है झूठ बोलना पाप है, और इंपॉर्टेंट क्या है, टू टेल, जो कि हमारा है इन्फिनेटिव। टू क्वालिफाई अ वर्ब टू एक्सप्रेस पर्पज, कभी कभी पर्पज दिखाने के लिए किसी वर्ब का, वर्ब यानी कार्य करने का जो पर्पज है, उस पर्पज को दिखाने के लिए भी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे ही केम हियर टू स्लीप, ही केम हियर, वह यहाँ आया, टू स्लीप सोने के लिए, वह यहाँ पर सोने के लिए आया। तो यहाँ पे केम का यानी आने का पर्पज क्या था, सोना,
अर्थात यहाँ पर भी इन्फिनिटिव एक वर्ब के पर्पज को एक्सप्रेस कर रहा है, इस तरीके से भी इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। टू क्वालिफाई अ वर्ब टू एक्सप्रेस इफेक्ट, किसी वर्ब में इफेक्ट, किसी वर्ब का इफेक्ट दिखाने के लिए भी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जब पहले सेंटेंस में इफेक्ट उसका मच होता है या कम होता है, उसको हम अगले सेंटेंस में इन्फिनिटिव के माध्यम से शो करते हैं। जैसे यू आर टू वीक टू रन, यू आर टू वीक, तुम इतने कमजोर हो, टू रन कि दौड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का इफेक्ट दिखा रहा है, कमजोर होने के नाते वह दौड़ नहीं सकता। यहाँ पर भी इन्फिनिटिव का प्रयोग है। अगला है टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिवल, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में दीज मैंगोज आर टू गुड टू ईट, दीज मैंगोज आर टू गुड, ये मैंगोज इतने अच्छे हैं टू ईट, खाने में, यानी मैंगोज और ये गुड, गुड जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है टू ईट। मैंगोज अच्छे नहीं है बल्कि, हाँ अभी इन्फिनिटिव के विभिन्न प्रकार के यूज, यानी कैसे कैसे इन्फिनिटिव कहाँ कहाँ आ सकता है, कितने रूपों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसे आपने देखा। अब हम सिंथेसिस के थ्रू इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसे जानना है। अभी आपको बताया गया कि इन्फिनिटिव किसी मेन वर्ब के पहले टू लगाने से बनता है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं, मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में कोई वर्ब है, क्रिया है, दूसरे सेंटेंस में उस क्रिया के, उस काम को करने का उद्देश्य दिखाया जा रहा है, उसका ऑब्जेक्ट क्लियर हो रहा है, उस कार्य को करने का ऑब्जेक्ट क्लियर हो रहा है। ऐसे सेंटेंस में जहां पर उद्देश्य या फल दिखाया जा रहा है, उसी मेन वर्ब को, उसी फाइनाइट वर्ब के पहले टू लगा करके उसे हम इन्फिनिटिव बना सकते हैं। अक्सर केसों में टू लगा होता है, पहले से ही लगा होता है, हमें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ केसेस में हमें लगाना पड़ता है, कुछ केसेस में लगे होते हैं। तो ये देखना है कि अगर ऑलरेडी किसी मेन वर्ब के पहले वो सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है, उस मेन वर्ब के पहले टू लगा है तो हम नहीं लगाएंगे, नहीं लगा है तो लगाएंगे। जैसे इसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ही केम हियर, वह यहाँ आया, ही केम हियर, वह यहाँ आया। ही वांटेड टू सी हिज ब्रदर, वो अपने भाई को देखना चाहता था। ही केम हियर, वह यहाँ आया। ही वांटेड टू सी हिज ब्रदर, वो अपने भाई को देखना चाहता था। तो उसके आने का उद्देश्य क्या था? पहले सेंटेंस में जो आपका वर्ब है केम, केम मतलब आया, तो उसके आने का रिलेशन क्या था? टू सी हिज ब्रदर, टू सी हिज ब्रदर, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, उद्देश्य क्या था? अपने भाई को देखना। तो हमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि जो उद्देश्य दिखाने वाले एक्शन वर्ड हैं उन्हीं को हम सेंटेंस में सेट कर पाए। तो अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस के थ्रू एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब लिखेंगे। तो ही केम हियर, वहाँ आया, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट ही आ गया है जिसे हम कैंसिल कर देंगे। वांटेड एक वर्ब है जिसे हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पर केम सबको वर्ब के रूप में आया है। अब ये बनेगा कैसे? ही केम हियर, ही वांटेड हट जाएगा, जो बचे शब्द हैं उन्हें हम लिख देंगे। टू सी हिज ब्रदर, ही केम हियर टू सी हिज ब्रदर, वह यहाँ अपने भाई को देखने के लिए आया। अर्थात जो ऑब्जेक्ट बताने वाले वर्ब थे उसे हमने सेट कर दिया और सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब है। इस प्रकार से ये सिंपल सेंटेंस बना। दूसरा समझते हैं। आई वांटेड टू एजुकेट माय डॉटर, मैं अपनी पुत्री को एजुकेट करना चाहता हूँ, शिक्षित करना चाहता हूँ। आई सेंड हर टू स्कूल, मैंने उसे स्कूल भेजा। अब ये सेंटेंस ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट किसमें स्पष्ट हो रहा है, किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्लियर हो रहा है। जैसे कि आई वांटेड टू, मैं चाहता था, यानी ऑब्जेक्ट मेरा क्या था? टू एजुकेट माय डॉटर, अपनी डॉटर्स को एजुकेट करना। इसलिए क्या था? आई सेंड हर टू स्कूल। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दिखाने वाले सेंटेंस होंगे उसको हम बाद में लिखते हैं, और जिसमें कार्य किया जा रहा है, पहला एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को पहले लिखते हैं। तो ये सेंटेंस यहाँ से शुरू करेंगे। आई सेंड हर टू स्कूल, आई सेंड माय डॉटर, I sent my daughter to school. ऑब्जेक्ट क्या था? टू एजुकेट, टू एजुकेट। ये ध्यान दीजिए कि माई डॉटर एक बार यहाँ लिखा जा चुका है, तो इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं हर, टू एजुकेट हर। I wanted to educate my daughter, I sent her to school। बना क्या? I sent my daughter to school।
मैंने अपने डॉटर को स्कूल भेजा टू एजुकेट हर, उसे शिक्षित करने के लिए। यहाँ पे माई डॉटर की जगह हमने हर लगाया और पहले सेंटेंस में जो लिखा था माई डॉटर, हर की जगह हमने ट्रांसफर कर दिया माई डॉटर। इस हर की जगह, क्योंकि पहले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट को क्लियर इंडिकेट करना होता है, इसलिए हर की जगह माई डॉटर, और दूसरी बार जब माई डॉटर लिखना हुआ उसकी जगह हमने हर ट्रांसफर कर दिया। ये ध्यान रखना है कि नाउन पहले आए और प्रोनाउन बाद में। अगला सेंटेंस देखिए, ठीक है, आई सेंड माई डॉटर टू स्कूल टू एजुकेट हर। अगला सेंटेंस देखिए, वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें अवश्य गरीबों की मदद करनी चाहिए, इट इज आवर ड्यूटी। इससे बनाएंगे कैसे? ऑब्जेक्ट क्या दिखा रहा है? हेल्प द पुअर, इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी। अब क्या था इसमें? जो मेन वर्ब है हेल्प। देखिए इन दोनों सेंटेंस में यहां पर भी टू लगा था और इसमें जो है टू एजुकेट, यानी फाइनाइट नाम, ये पहले से ही पार्टिसिपल उसमें इन्फिनिटिव में है, टू एजुकेट भी इन्फिनिटिव में है, टू सी भी इन्फिनिटिव में है, लेकिन यहाँ पे देखिए हेल्प इन्फिनिटिव में नहीं था, इसे हमें बनाना पड़ा। इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर, इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर। तो कहीं कहीं टू लगा होगा और कहीं कहीं नहीं लगा होगा। जहाँ नहीं लगा होगा वहाँ टू लगा करके इन्फिनिटिव बनाएंगे, और जहाँ लगा होगा वहाँ हम उसी को केवल सेट कर देंगे। हमें और किसी शब्दों को जोड़ना नहीं है, बल्कि घटाना है, कट करना है, कट करके सेट कर देना है। इसी को सिंथेसिस कहते हैं, कट करके सेट करना, या कभी कभी जरूरत होगी तो एक आध शब्द बढ़ा भी सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू लाइक, आई होप यू मस्ट लाइक इट, यू श्योरली लाइक इट। आप छुट्टियों में इसका आनंद लें, पढ़ें, इसके नोट्स को बनाएं, इसे पूरी तरीके से तैयार करें, ये आपके लिए कामयाब होगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।